हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज का टेस्ट बहुत ही खास होने वाला है। आज हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इससे आपको पता चलेगा आपके ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कैसी है। और अगर आप आज 40+ क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं, इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आज के टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, यूटीएस का पूर्ण रूप क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यूटीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखिएगा। यूटीएस का पूर्ण रूप होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ओके, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवेट टेबल का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो कैल्क के वीडियोस में मैंने बताया था पाइवेट टेबल क्या है। अगर आपने कैल्क के वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। किस मेन्यू के अंदर पाइवेट टेबल का ऑप्शन होता है? ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेटा मेन्यू के अंदर होता है पाइवेट टेबल का ऑप्शन। अब पाइवेट टेबल क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई डेटा है, कोई सीट है जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसकी सेल क्या है, इस तरीके की कई सारी इंफॉर्मेशन है। अगर उसको हम समराइज करना चाहते हैं या उसे एनालाइज करना चाहते हैं कि लास्ट 5 ईयर में हमारी टोटल कितनी सेल हुई या करंट डेट में कितनी सेल हुई, तो इस तरह की डिटेल्स को निकालने के लिए पाइवेट टेबल को डिजाइन किया जाता है और ये ऑप्शन होता है डेटा मेन्यू के अंदर। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एम्फेसिस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? टूल्स, एडिट, स्टाइल्स या फिर फॉर्मेट? ओके, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे राइटर को ओपन करते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे होता है, एक मेन्यू होता है स्टाइल्स। अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको एम्फेसिस का एक ऑप्शन मिलता है। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैरेक्टर सेलेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो देखिए इस फॉर्मेट में टाइप होता है, और जैसे हम यहाँ पे एम्फेसिस सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इटैलिक स्टाइल में जो टेक्स्ट होगा वो टाइप होगा। अगर हम यहाँ पे एक बार इसका स्टाइल चेंज करते हैं और इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तो एम्फेसिस क्या है? स्टाइल है, जो कि स्टाइल मेन्यू या टैब के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टाइल्स। ओके, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से कई और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हब क्या है? तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है। और पूछा जा सकता है हब का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है या हब का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो स्टार टोपोलॉजी में सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हब या स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है और यहाँ पे कई अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हो गया हब, या फिर यहाँ पे हम स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक सिस्टम ए है, दूसरा सिस्टम बी है। अगर कोई सिस्टम ए सिस्टम बी के पास डेटा भेजना चाहता है तो ये सबसे पहले क्या करेगा, हब के पास डेटा भेजेगा। और हब क्या करता है, ये डेटा बाकी सभी सिस्टम के पास भेज देता है, जो कि होता है ब्रॉडकास्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और यहाँ पे अगर हब की जगह पे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है तो स्विच क्या होता है कि यूनिकास्ट नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि डेटा को सिर्फ उसी पर्टिकुलर नोड या कंप्यूटर के पास भेजता है जिसके लिए वो डेटा भेजा गया है। तो इन केस यहाँ पे इस हब की जगह पे हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो डेटा सिर्फ ए से बी के पास जाता है, क्योंकि वो डेटा सिर्फ बी के पास जाना चाहिए। तो स्विच क्या है कि यूनिकास्ट डिवाइस है, जबकि हब क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की जगह पे यूनिकास्ट लिखा रहता है। हब एक यूनिकास्ट डिवाइस है, उस केस में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और यहाँ पे अगर हब की जगह पे
स्विच लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगर यहाँ पे हब की जगह पे स्विच लिखा होता है और यहाँ पे लिखा होता है यूनिकास्ट डिवाइस है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ये कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के सभी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है। हालांकि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिर आगे पूछा जाता है। जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं तो सबसे पहले उसको आप 1 से 2 बार रीड करिए, तभी आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और फिर उसका राइट आंसर क्या है आप मार्क कीजिए। ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप करके आइए और पासिंग के लिए आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओरिएंटेशन। प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहते हैं ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कितने प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, तो एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया। और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैथलीन बूथ ने असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया था। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है HTTPS प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है। और यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है HTTPS में S का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो S का मतलब होता है सिक्योर और ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है, किस पोर्ट नंबर पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 443। पोर्ट नंबर 443 का यूज करता है या इस पे काम करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है मॉनिटर एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए प्लग एंड प्ले डिवाइस क्या होते हैं। प्लग एंड प्ले ऐसे डिवाइस होते हैं कि वर्किंग सिस्टम में या चल रहे सिस्टम पे कनेक्ट करके उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉनिटर एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। अगर आपका CPU ऑन है और आपने मॉनिटर कनेक्ट नहीं किया है या डिस्कनेक्ट था, आप कभी भी उसे कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। इसी तरह से अगर हम पेन ड्राइव की बात करें तो ये भी प्लग एंड प्ले डिवाइस है। आपके सिस्टम चल रहा होता है और किसी भी टाइम पे आप अपना पेन ड्राइव लगा के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी डिवाइसेस होते हैं जो रनिंग सिस्टम पे कनेक्ट किए जा सकते हैं या अटैच किए जा सकते हैं, वो सभी प्लग एंड प्ले डिवाइस होते हैं। मॉनिटर एक प्लग एंड प्ले डिवाइस का उदाहरण है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन प्लग एंड प्ले डिवाइस का उदाहरण है या नहीं है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा प्लग एंड प्ले डिवाइस क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो नंबर लिस्ट, देखिए यहाँ पे बुलेट का एक ऑप्शन दिया रहता है और उसी के साथ में नंबर लिस्ट का ऑप्शन रहता है। ये बुलेट का ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए नंबर लिस्ट का ऑप्शन दिया है, जिसमें इसकी शॉर्टकट की होती है F12। और अगर हम बुलेट की बात करें तो शिफ्ट प्लस F12 होता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नंबर लिस्ट के लिए F12 का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बुलेट के लिए शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में थेसारस का ऑप्शन कहां पर होता है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इंसर्ट, व्यू, एडिट या फिर टूल्स। और लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस, इन सभी पे कंबाइंड मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, टूल्स मेन्यू के अंदर होता है थेसारस चेक करने का ऑप्शन। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, स्विच के पास कोई मेमोरी नहीं होती है और स्विच का इस्तेमाल करते हैं हम स्टार टोपोलॉजी में। एक नेटवर्किंग डिवाइस है, तो क्या इसके पास मेमोरी नहीं होती है।
ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। स्विच के पास मेमोरी होती है। स्विच एक यूनिकास्ट डिवाइस है, ये रट लीजिए क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जबकि अगर हम हब की बात करें तो हब के पास कोई मेमोरी नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स, एमएस ऑफिस या फिर एक्रोबैट रीडर। ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है, मींस इसको परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती, इसका किसी भी तरह से लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ एक खासियत होती है, इसके साथ कोड भी मिलता है। तो अगर आप प्रोग्रामर हैं और कोडिंग का नॉलेज रखते हैं तो उस एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को अपनी तरह से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोजिला फायरफॉक्स, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जबकि विंडोज की बात करें, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक पेड सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक पेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एक्रोबैट रीडर की बात करें, ये भी एक पेड एप्लीकेशन है। ओके, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, उमंग में एन का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले आपको उमंग का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो एन का मतलब क्या है? न्यू एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू एज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बायोस का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बायोस कहां पर स्टोर होता है। तो ये रोम के अंदर स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रोम किस टाइप की मेमोरी है। तो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और अगर हम रैम की बात करें तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल की बात करें तो इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जो पावर ऑफ होने के बाद स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। मींस रैम के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है, अगर आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं उस टाइम पे रैम के अंदर जो भी डेटा स्टोर रहता है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि एक वोलाटाइल मेमोरी है। और अगर हम रोम की बात करें तो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। अगर आपने रोम के अंदर कुछ भी स्टोर किया है, आप अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं, उसका पावर ऑफ कर देते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो स्टोर डेटा होता है वो स्टोर रहता है, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। और रोम के अंदर क्या स्टोर होता है? बायोस। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जो है वो गलत लिखा गया है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग टूल है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर ऊपर के सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग टूल है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ट्विटर क्या है, और वहाँ पे कई अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन होता है माइक्रो ब्लॉगिंग, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ट्विटर क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग टूल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग में नाम और पता जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवा को कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग में नेम और पता मींस एड्रेस जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवा को कहा जाता है? क्या कहते हैं? डेटाबेस, मेल एड्रेस, मेल मर्ज या फिर पब्लिशिंग? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये सभी टॉपिक मैंने प्रैक्टिकली भी बताए हैं ट्रिपल सी न्यू सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आपने देखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने इन सभी टॉपिक को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस करें। 100% आप एक बार में एक अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेल मर्ज। ये क्या होता है? मैंने राइटर और एमएस वर्ड दोनों के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, इन दोनों में प्रैक्टिकली बताया था कि मेल मर्ज क्या होता है। अगर आप कोई लेटर कई अलग अलग लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। उसी सेम लेटर पे हम उन सभी के नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और अगला क्वेश्चन है, क्या हम कंप्यूटर के प्राथमिक भंडारण में एक फोल्डर बना सकते हैं? तो प्राथमिक भंडारण मींस प्राइमरी मेमोरी, जो कि होता है रैम। तो क्या रैम के अंदर कोई फोल्डर बनाया जा सकता है? और इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हम कंप्यूटर में रैम के अंदर कोई फोल्डर बना सकते हैं? तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर कोई भी फोल्डर नहीं बना सकते। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस टेस्ट के लास्ट में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, PDP-1 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है। PDP-1 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है, याद कर लीजिए। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन मर्चेंट पेटीएम ने सबसे पहले किस धातु का व्यवसाय शुरू किया? और आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड मींस सोने का व्यवसाय सबसे पहले पेटीएम ने शुरू किया। आप पेटीएम के माध्यम से गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। और अगला क्वेश्चन है, मैक पते में कितने अंक होते हैं? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 डिजिट होते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक का साइज कितना होता है या कितने बिट का होता है? तो ये 48 बिट का होता है। ओके, अब यहां से कई बार क्या होता है, बिट को बाइट में कन्वर्ट करके लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से मैक का साइज क्या है। तो अगर हम 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो 6 बाइट वहां पे लिखा होगा एक ऑप्शन, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले इसका साइज पूछा जा सकता है, 48 बिट का साइज होता है। एक और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको किस नंबर सिस्टम में लिखा जाता है? तो मैक एड्रेस को हमेशा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूआरएल का भाग नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है डोमेन नेम, पाथ, हाइपरलिंक या फिर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा यूआरएल का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक यूआरएल का भाग नहीं होता है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल+K होता है एमएस वर्ड में, और अगर आप राइटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां भी कंट्रोल+K हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। ओके, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, केबल टीवी नेटवर्क का उदाहरण है। जल्दी से बताइए, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। उम्मीद करते हैं आप जितने लोग इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। लैन, मैन या फिर डब्लू लैन या फिर वैन। और इन सभी के फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। इन सभी के फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लैन फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और डब्लू लैन का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी एक सिटी के अंदर बिछाया जाने वाले नेटवर्क को हम बोलते हैं मैन। तो केबल टीवी नेटवर्क इसका एक उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दो रंगीन पिक्सल्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अब पिक्सल क्या होता है? डिस्प्ले यूनिट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम पिक्सल बोलते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है, स्क्रीन पर दो रंगीन पिक्सल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इनमें से जितने भी क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको नहीं पता है, आप चाहे तो स्नैपशॉट ले लीजिए या कहीं पे नोट डाउन कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉट पिच बोलते हैं उसको। ओके, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
और अगला क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छिपी हुई फाइलों की सूची या लिस्ट प्राप्त करने के लिए लाइनेक्स कमांड क्या है? ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ls-a इस्तेमाल किया जाता है। जो हिडन फाइल्स होती हैं उनको देखने के लिए या उनकी लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए ls-a कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है वर्तमान सेल के पीआईडी, जिसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि पीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रोसेस आईडी। तो यहाँ पे पूछा गया है वर्तमान सेल के प्रोसेस आईडी को प्रिंट करने के लिए किस लाइनेक्स कमांड का उपयोग करते हैं, या लाइनेक्स कमांड क्या है? और जो लोग मार्च में CCC के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी लोग टेस्ट सीरीज के जितने भी वीडियोस अपलोड किए मैंने, आप उन सभी वीडियोस को देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन CCC एग्जाम में पूछे गए हैं, और सभी क्वेश्चंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके लिखा है, ताकि अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चंस देख सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चन को हिंदी में समझना चाहते हैं तो मैंने दोनों लैंग्वेज में रखे। इस सीरीज में जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, सभी में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने अपनी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे भी अपलोड किए हैं, आप चाहें तो वहां से भी प्रैक्टिस करते रहिए, वहां भी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इको $। ये देख लीजिए, ये कमांड होता है प्रोसेस आईडी को प्रिंट करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल नहीं है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक सुरक्षित प्रोटोकॉल नहीं है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। HTTP एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर नहीं है, मींस सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से HTTPS एक प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप किसी HTTP नॉर्मल HTTP वेबसाइट को देखते होंगे तो वहां पे वो अनसिक्योर टाइप का एक आइकन रहता है, और अगर आप HTTPS वाले किसी वेबसाइट को देखते होंगे तो वहां पे एक लॉक बना रहता है, मींस वो साइट सिक्योर होती है, इनक्रिप्टेड होती है, मींस वहां पे जो आने वाला या उस साइट से जाने वाला जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो वो सिक्योर मानी जाती है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल क्रमशः पोर्ट नंबर 443 और पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है? अब यहां से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि पोर्ट नंबर 43 किस प्रोटोकॉल के द्वारा यूज किया जाता है, या फिर पोर्ट नंबर 80 किस प्रोटोकॉल के द्वारा यूज किया जाता है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, HTTPS, जो कि पोर्ट नंबर 443 का इस्तेमाल करता है, और अगर हम HTTP की बात करें तो ये पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, TLS और SSL क्या है? अब इन दोनों के फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनका फुल फॉर्म क्या है। TLS का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर्स। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये दोनों फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये दोनों क्या हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल होते हैं TLS और SSL। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रवेश की अधिकतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को कई बार शॉर्ट में लिखा जाता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PMJJBY। तो इसमें पूछा गया है प्रवेश, मींस अगर आप इस बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 ईयर। और इसी तरह से मिनिमम भी पूछा जा सकता है, तो 18 ईयर होता है, 18 to 50 ईयर इसकी लिमिट होती है। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे PMSBY, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान है।
अब इसमें जो एज लिमिट होती है वो 18 से 70 साल तक होती है। तो ये याद रखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ये होता है 18 से 70 साल तक के लोग इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और अगर हम PMJJBY की बात करें, मींस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसकी एज लिमिट होती है 18 से 50। ओके, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है। संशोधित मींस मॉडिफाई। लाइसेंस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, OSS या फिर मिडलवेयर। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। आज के टेस्ट में अगर आपके 40+ क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तो 100% आप CCC का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चंस को मैंने हटा दिया है, और कई महीनों के क्वेश्चंस को मैंने फिल्टर करके ये क्वेश्चंस निकाले हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, OSS। अब OSS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनको फ्री में एक्सेस किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है या इनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ओपन सोर्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके साथ में कोड इनबिल्ड मिलता है। तो अगर आप प्रोग्रामर हैं या कोडिंग का नॉलेज रखते हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर को अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज करके भी यूज कर सकते हैं। जबकि आप जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं उसके साथ कोड नहीं मिलता, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है उसके पास उसका राइट होता है, वही उसका जो भी कुछ चेंजेस करने हैं या अपडेट करना है तो वो कंपनी करती है। आप अगर यूजर हैं उसका लाइसेंस परचेज करते हैं तो आप उसमें किसी भी प्रकार का अपडेशन नहीं कर सकते हैं। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यावसायिक मींस कॉमर्शियल पर्पज से किया जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आज हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आज के ऑनलाइन टेस्ट में, तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टोटल 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मार्च में होने वाले CCC एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, आप चाहें तो उसको घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिजनेस पर्पज मींस कॉमर्शियल पर्पज से भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह से कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है और ना ही इसके लिए हमें लाइसेंस परचेज करने की आवश्यकता होती है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन मोड सिग्नल फ्लो की दिशा को नियंत्रित करता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने ट्रांसमिशन मोड होते हैं? तो 3 ट्रांसमिशन मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांसमिशन मोड सिग्नल फ्लो की दिशा को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि सिंप्लेक्स में क्या होता है, दिशा तय होती है कि एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, और हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, लेकिन सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो नहीं होता है, किसी एक टाइम पे एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो सकता है। तो ट्रांसमिशन मोड क्या है? सिग्नल फ्लो की दिशा को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर और स्पीकर के बीच किस प्रकार का संचरण होता है? हालांकि कल इस तरह के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे और बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चंस CCC एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर सेमी डुप्लेक्स? यहाँ पे सेमी डुप्लेक्स एक अलग से मोड ऐड किया गया है, हालांकि ऐसा कोई ट्रांसमिशन मोड नहीं होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंप्लेक्स, क्योंकि कंप्यूटर से स्पीकर की तरफ सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ना कि स्पीकर से कंप्यूटर की तरफ। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है, इट मीन्स किसका एग्जाम्पल है? ये सिंप्लेक्स का। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो अगर आपने जनरेशन के वीडियोस देखे होंगे CCC न्यू सिलेबस ऑनलाइन क्लास में, तो वहां पे सारे टॉपिक मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। और अगर आप अप्रैल मंथ के CCC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके CCC न्यू सिलेबस नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू सिलेबस बेस्ड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम, मींस फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक क्लाउड का प्रकार नहीं है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कितने प्रकार के क्लाउड होते हैं, तो ये 3 तरह के होते हैं। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं तीनों। एक होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक और तीसरा होता है हाइब्रिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड, जो कि क्लाउड का प्रकार नहीं है। तो प्राइवेट वो क्लाउड होते हैं जो कंपनियां खुद के लिए डेवलप करती हैं, डिजाइन करती हैं और कंपनियां खुद का डेटा अपना क्लाउड पे रखती हैं, वो पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं होता है। और दूसरे होते हैं पब्लिक क्लाउड, जैसे कि गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, जहां पे पब्लिकली कोई भी अपना डेटा क्लाउड पे रख सकता है। तो गूगल ड्राइव और वन ड्राइव क्या है, क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। और एक होता है हाइब्रिड, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही शामिल होते हैं। मींस यहाँ पे कंपनियां अपना खुद का भी डेटा रखती हैं और उसी सेम क्लाउड को पब्लिक में शेयर करने के लिए भी रखती हैं। मींस कोई भी पब्लिकली वहां पे डेटा अपना स्टोर कर सकता है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, प्रोटेक्टेड टाइप का कोई भी क्लाउड प्रकार नहीं है। और अगला क्वेश्चन है एक ऐसा कार्यक्रम या प्रोग्राम जो खुद को कॉपी करता है। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो खुद की कॉपीज बनाता है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वार्म। वार्म एक ऐसा वायरस होता है जो अपने आप खुद की कॉपीज क्रिएट करता रहता है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है ईमेल में पहला भाग क्या है। अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है ईमेल में कितने पार्ट होते हैं या भाग होते हैं, तो ईमेल में 2 पार्ट होते हैं। जैसे हम यहां पे बात करें info@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। ओके, तो यहाँ पे इन्फो ज्ञान एक्सपी क्या है, यूजर नेम है, और यहाँ पे एक सिंबल यूज किया गया @ जो कि यूजर नेम, और यहाँ पे gmail.com क्या है, डोमेन नेम। तो यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं @। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में पहला भाग क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूजर नेम। ओके, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ईमेल में यूजर नेम बदला जा सकता है, तो ईमेल में यूजर नेम बदला नहीं जा सकता है, इस पार्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने अगर इस नाम से ईमेल को क्रिएट कर लिया तो आप बीच में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है निम्न में ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। मोजिला थंडरबर्ड और आउटलुक दोनों क्या है, ईमेल क्लाइंट है। और जबकि नेटस्केप नेविगेटर की बात करें तो ये क्या होता है, ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है ईमेल में व्यक्तिगत जानकारी जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 पे बेस्ड अलग से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो ये सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी टॉपिक को मैंने शामिल किया, तो इन वीडियोज को आप एक बार जरूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिग्नेचर एक पार्ट होता है। ईमेल में सबसे लास्ट पार्ट होता है सिग्नेचर, जहां पे आप व्यक्तिगत जानकारी जोड़ते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, QSAM का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो नोट डाउन कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो QSAM का फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस फॉर आधार मैपर। अब ये क्या होता है, अगर आप अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक किया गया है या नहीं हुआ है ये जानना चाहते हैं, तो आप इस सुविधा का इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा है या नहीं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2000 रुपए के नोट का मुख्य रंग है।
तो उम्मीद करते हैं आप जितने भी लोग हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैजेंटा। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2000 रुपए के नोट का आकार है? जितने भी नए करेंसीज हैं सभी का कलर और साइज आप लोग याद कर लीजिए। 100% इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 66 mm बाई 160 mm 2000 रुपीज के नोट का साइज होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। और अगला क्वेश्चन है, ओएसआई मॉडल में डेटा का वास्तविक प्रसारण किस लेयर में होता है? और ओएसआई का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ओएसआई क्या है? तो एक नेटवर्किंग मॉडल है। इसमें टोटल कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं उनके नाम क्या होते हैं? तो इसके लिए मैंने कई बार शॉर्ट फॉर्म बताया है, APS TN DP। ये याद कर लीजिए आप, 7 लेयर्स के नाम आपको याद हो जाएंगे। ए का मतलब है एप्लीकेशन, पी का मतलब है प्रेजेंटेशन, एस का मतलब है सेशन और टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट, एन का मतलब है नेटवर्क, डी का मतलब होता है डेटा लिंक और पी का मतलब होता है फिजिकल। फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की सबसे पहली लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर सबसे लास्ट या अंतिम लेयर होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अंतिम लेयर कौन सी है, तो आप अगर इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप सभी के आंसर आप दे पाएंगे। जैसे कई बार पूछा जाता है कि नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है, किस पोजीशन की लेयर है, तो ये 3rd पोजीशन की आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर होती है। तो इसी तरीके से आप सबके नाम भी याद कर सकते हैं इससे और सबकी पोजीशन भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया वास्तविक प्रसारण किस लेयर में होता है? डेटा का वास्तविक प्रसारण होता है फिजिकल लेयर मीन सबसे पहली लेयर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजिकल लेयर। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापता है? तो प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर। तो जब अलग अलग प्रकार के प्रिंटर हैं तो इनकी स्पीड भी अलग अलग तरह से मापी जाती होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, CPM, जिसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट। ये भी कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। और यहाँ पे अगर हम PPM की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है DPI, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। एक इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंटर की क्वालिटी को किस में मापा जाता है? तो DPI मीन्स डॉट पर इंच में मापा जाता है। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, जब आप मोबाइल फोन पर उत्पाद खरीदते हैं तो लेन देन को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, वेब वाणिज्य या फिर इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। कई बार लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं क्या निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। एग्जाम कैसे देना है अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो इस पे बेस्ड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें पूरा प्रोसेस बताया है, किस तरह का इंटरफेस होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आंसर मार्क करना है। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको एक बार जरूर देखिए, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन, ट्रिपल सी एग्जाम या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोई भी ट्रिक नहीं होती है। जो लोग ऐसा आपको बताते हैं सिर्फ गुमराह करते हैं। आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आराम से आप ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ऐसे लोगों से बचिए जो ट्रिक बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम कॉमर्स। याद रखिएगा, मोबाइल के द्वारा लेन देन करने को हम बोलते हैं एम कॉमर्स। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का मतलब है? इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं का वितरण मींस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक मीन्स पब्लिक सेक्टर की जो सर्विसेज होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है GIGO किससे संबंधित है। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में कई बार इसका फुल फॉर्म बताया है, तो जल्दी से बताइए इसका पहले फुल फॉर्म, उसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आज मैंने बोला है कि अगर आप 40+ क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो याद रखिएगा जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज आपके 40+ क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो 100% आप CCC एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है और आप एक बार में CCC एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। क्योंकि CCC एग्जाम में 20 to 30% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, और अगर हम बात करें कुछ मिडिल लेवल की, जो एक मीडियम लेवल होता है, उसमें लगभग 40+ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मीडियम लेवल के होते हैं। लास्ट के 30+ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग 30 या 35 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन क्वेश्चंस के राइट आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को काफ़ी घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो उन क्वेश्चंस को कितना भी घुमाया जाए तब भी आप उसे समझ जाएंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GIGO का पूर्ण रूप क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका फुल फॉर्म होता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर में कोई गलत इनपुट देते हैं तो क्या मिलेगा, गलत आउटपुट मिलेगा। इसी वजह से बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर आप कुछ गलत इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट मिलेगा। तो इसमें क्या किससे संबंधित होगा, ये एक्यूरेसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्यूरेसी से रिलेटेड है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है AI शोध में कौन सी संस्था अग्रणी नहीं थी। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, AI का सबसे पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो डार्टमाउथ कॉलेज में सबसे पहला AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिवेशन हुआ था। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है AI शोध में कौन सी संस्था अग्रणी नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्वर्ड को छोड़ के बाकी सभी ने AI पे कुछ ना कुछ किया है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप सभी को पता होगा, कई बार मैंने बताया, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट GyanExp.com को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे जो कि CCC न्यूज़ सिलेबस पे बेस्ड हैं। तो जब भी आपको टाइम मिलता है एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए, और जितनी बार आप होम पेज पे दिए गए ऑप्शन से टेस्ट देंगे उतनी बार आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसी तरह से CCC एग्जाम भी होता है। CCC एग्जाम में एक डेटाबेस होता है जहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले से स्टोर रहते हैं। जब आप वहाँ पे लॉग इन करते हैं तो उन क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चन सेलेक्ट होकर आपकी स्क्रीन पे आते हैं। और इसी तरह से आपके साथ जितने लोग एग्जाम दे रहे होंगे सभी के क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे सेट में ये क्वेश्चन आया था, तो अगला कोई पर्सन बोलता है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस तरह से क्या होता है कि सभी के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, क्योंकि डेटाबेस में से रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट होकर आते हैं 100 क्वेश्चंस। और कितने ट्रू होंगे कितने फॉल्स होंगे, ट्रू फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। कई बार क्या होता है 30 आ जाएंगे, कई बार 40 आते हैं, कई बार 50 आते हैं, कई बार क्या होता है कि 70+ ट्रू फॉल्स ही आ जाते हैं सिर्फ। और कई बार एग्जाम में क्या होता है सिर्फ 2, 4, 6 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप दिमाग में ये मत बिठाइए कि 50 फिक्स है, 50 ट्रू फॉल्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिन लोगों ने ऐसा आपको बताया सिर्फ कंफ्यूज किया है, तो आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। और कई बार कुछ लोग ट्रिक बताते हैं कि इतने ट्रू होते हैं इतने फॉल्स होते हैं, आपको सिर्फ ट्रू करना है फॉल्स करना, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है। तो मेरी तरफ से एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है, आप इस तरह की ट्रिक्स को बिल्कुल फॉलो ना करें। ये लोग सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए ऐसी चीजें बोलते हैं। ओके, तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+Shift+O। तो आप देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के राइट आंसर। तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया इसकी शुरुआत कब हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 में एनपीसीआई की शुरुआत हुई।
ओके, तो अब टाइम हो गया है प्रीवियस टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के राइट आंसर बताने का। तो काफी लोगों ने इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन था एमोलेड का फुल फॉर्म क्या है, जो कि एक डिस्प्ले टाइप होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की, तो केविन डफे। ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन था यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं पुश। और रिसीव करना क्या कहलाता है, ये भी पूछा जा चुका है, तो उसको बोलते हैं पुल। और अगला क्वेश्चन है फेसबुक की मशहूर सोशल मीडिया जिसमें वीडियो और फोटो शेयर की जाती है, उसका नाम है इंस्टाग्राम। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, और वहां पे ट्विटर, फेसबुक और इस तरह से कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो उनमें से क्या राइट आंसर होगा, फेसबुक, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन था SNMP का पूर्ण रूप क्या है। ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओके, तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आज के टेस्ट में आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के इस टेस्ट में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो जब भी आपको टाइम मिलता है यहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहिए। और प्लीज़ हमारे वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी पे शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम ओ लेवल न्यू सिलेबस की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में अगर आप ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।